हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इस बार हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इसको जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। आप अच्छे से इस चीज को देखोगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आते हैं और जो उसको अच्छे से कवर कर पाओगे और अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड, इसी पे बेस्ड हमारे पास जो भी रहेगा, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसी से बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। देखेंगे क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फिर है हमारे पास प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, रूट 2, रूट 3, रूट 5। मतलब क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें एलसीएम और एचसीएफ वगैरह भी आएगा। ये सब भी हम लोग देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो देखिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ये सब सारी चीजें होती क्या है। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। इस चीज को आप क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या चीज है नेचुरल नंबर्स। जैसा कि ऐसे वैसे सारे नंबर्स, है ना, जो 1 2 3 ऐसे लिखा जा सके, 1 2 3 4 5 6, है ना। नॉट डेसिमल नॉट फ्रैक्शन, ना ही ये डेसिमल में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा, मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इन्फिनिटी जहां तक जाएगा ये चलते रहेगा। तो ये सब सारे नंबर्स जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसमें ना ही डेसिमल होगा, डेसिमल आप नहीं रखेंगे, डेसिमल नहीं होगा। फ्रैक्शन में ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर फ्रैक्शन भी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। होल नंबर्स क्या था? होल नंबर्स नेचुरल नंबर में ही एक और नंबर ऐड हो जाता है हमारा जीरो, है ना। और बाकी सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी इंक्लूड हो गया, है ना, लाइक दैट, ये चलते रहेगा। ये हमारा हो गया, ये होल नंबर कैटेगरी में आता है। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हमारा डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ये सारे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर का सारा नंबर होगा 1 2 3 4 5 और इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया। इस साथ ही साथ इसमें होल नंबर भी रहेगा, मतलब जीरो भी रहेगा। और साथ ही साथ आपका हमारे पास क्या रहेगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर कैसे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का नेगेटिव में जो भी नंबर्स आएंगे, मतलब -1 -2 -3 और इस तरह नंबर लाइन इधर भी हमारे पास और चलते रहेगा। तो ये सब सारे नंबर जितने हो गए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इधर से चलते आएगा नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये सब सारे नंबर क्या है? इंटीजर कैटेगरी में आता है। ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता था? फ्रैक्शन क्या होता है? तो क्या है? किसी का पार्ट, है ना, किसी का पार्ट जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते थे? 2/3, 3/4, है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये जितने भी चीजें ये फ्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है, मतलब इसका अगर बेसिक फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, तो p/q फॉर्म, है ना, नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? p एंड q ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स आप कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आपका इंटीजर होगा लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। इंटीजर होगा लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन में कभी भी आपके पास माइनस में देखने को नहीं मिलेगा। अगर -2/3 होता तो वो फ्रैक्शन नहीं होता, -3/4 होता तो वो फ्रैक्शन नहीं होता। तो क्या है जनरल फॉर्म? p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शंस है। इसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में बस इतना ही फर्क है कि रैशनल नंबर में नेगेटिव फ्रैक्शन का नेगेटिव फॉर्म भी इसमें आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में नेगेटिव होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा, मींस p/q के फॉर्म में रहेगा, है ना, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q जो होगा ये हमारे पास इंटीजर्स होगा, ये इंटीजर्स होगा। p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स दैट मींस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो देखो फ्रैक्शन में भी जीरो हो सकता है हमारा, ये हम लिख सकते हैं 0/1 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखा है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारा जीरो आता है। ठीक है, तो p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब इसमें p और q जो है उसमें इंटीजर का कोई भी वैल्यू होगा
और Q जीरो नहीं होगा, P जीरो हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है, सारे फ्रैक्शन ये हमारे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सारे फ्रैक्शन हमारे रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये सब जितने भी फ्रैक्शन हमने लिखा है ये सब सारा रैशनल नंबर है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो चलो एग्जाम्पल ले लें, अगर माइनस सपोज हमने ले लिया एग्जाम्पल -1/2, है ना, 2/3, -3/4, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये सब सारा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। हम लोग और भी आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे इरेशनलिटी। अभी हम लोग ऐसे रफली देख ले रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारा रैशनल नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे आगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, उसमें ज्यादा बेहतर से समझेंगे। लेकिन अभी समझ लेते हैं वैसे नंबर जो रैशनल नंबर में नहीं रहेगा, मतलब दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म p/q, है ना। इसमें बेसिकली वैसे नंबर आते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वैसे सारे नंबर हमारे ये रेशनल कैटेगरी में आता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.010010001। इसमें देखो हर कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें पहले 1 जीरो था, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, लाइक दैट। इस तरह से अगर चलते रहे तो क्या होगा, वो सब सारे हमारे इस कैटेगरी में आता है, इरेशनल नंबर से कैटेगरी में आता है। ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में ये सब सारे नंबर जितने भी नंबर अभी हमने पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब सारे नंबर मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर फॉर्म करता है। चलो अब देखेंगे बेसिकली इस चैप्टर का जो हमारा मेन मोटिव है उस चीज को देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो हमने पढ़ा था 1 2 3 4 इस तरह से था। जीरो, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर 0 1 2 3 4, है ना, लाइक दैट। नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर में जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जीरो यहाँ आ गया, जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल है। तो हमारे पास नेगेटिव की बात करूँ तो -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, है ना, डॉट 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 अगर इस तरह से चलते रहता है तो ये नेगेटिव नंबर हो गया। अब नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। मतलब मैंने कहा क्या कहा था, इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब सारे नंबर आ जाएंगे इंटीजर में। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कहने का मतलब है ना, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, इसमें हम फ्रैक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये रैशनल नंबर 2/3 के फॉर्म में रहेगा जो इंटीजर नहीं है, 3/4 हो सकता है जो इंटीजर नहीं है ना। और ये फ्रैक्शन और इंटीजर ये दोनों मिलाकर क्या बनाता है, रैशनल नंबर बनाता है। देखो सारे रैशनल, हम इंटीजर को फ्रैक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सब में हम नीचे क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं अपने मन से 1 लगा सकते हैं, p/q के फॉर्म में है। ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। इसको मिला करके क्या था, ये रैशनल नंबर था हमारा। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कुछ भी ले सकते हैं, 1.0100010001 ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। साथ ही साथ √2 √3 ये सब सारे किस कैटेगरी में, इरेशनल कैटेगरी में है। ठीक है, इरेशनल कैटेगरी में है। अब ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे मिल करके जो नंबर बनते हैं वो फाइनली उसको कहते हैं रियल नंबर। तो इस तरह से कुछ नंबर का पैटर्न है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद हम आएंगे चैप्टर के मेन पॉइंट पर जो कि हमारे क्लास 10 के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस चीज को अब एक बार और अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, तब जाकर के आगे समझ में आएगी आपको बातें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर को आप अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, है ना। तो ये हमारा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। मतलब यहाँ पे जितने भी मल्टीपल्स हैं सब 48 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसको कैसे हमने फाइंड किया, इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि आप 48 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, तो क्या करोगे, 48 का सिंपली हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। इसको कैसे करते हैं, तो किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 6 12, नाउ 2 3 6, है ना। मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये हमारा 36 हो चुका है यहाँ पे जो हमने लिखा है। 2 2 4 3 4 3 12, 12 3 36, ये जो हमारा जो है 36 का है, ये हमारा 36 का है। ठीक है,
ये हमारा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमने 48 का करना है, तो 48 का हम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया, कुछ इस प्रकार से आया है ना। तो हम लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 4 टाइम्स 2 एंड 1 3, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 3 ज़ा 48, ये हमारा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को, तो ये हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है सपोज 68 का, ठीक है, तो 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, नॉर्मली बस 68 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, आप डिवाइड लगाओ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 17 जा 34, है ना, एंड 17 को तो दूसरे से लगेगा नहीं, तो 17, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो देखो सारे प्राइम नंबर के फैक्टर में हो गया। इस तरह आप करोगे हमेशा आपके पास प्राइम नंबर आएगा, यही हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है, चैप्टर 1 रियल नंबर का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इस चीज को ध्यान से देखो। ये है हमारे पास कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है हमें। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कर रहे थे पहले, उस तरह से लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब हर एक मतलब कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब प्रत्येक का एक ही निकलेगा, अलग तरीके से नहीं निकलेगा, सबका एक ही तरीके से निकलेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर वी टेक, दैट मीन्स कि अगर आप उसका ऑर्डर को चेंज कर दें वो अलग मैटर है। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दें वो अलग मैटर है, जैसे कि देखो अभी हम एग्जांपल समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस थ्योरम को हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो कंपोजिट नंबर को हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। देखते हैं कैसे हमें करना है। देखिए चलो क्वेश्चन मैंने ले लिया, सबसे पहले समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर के पहले बारे में जानते हैं हम लोग। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर आपके पास है किसी नंबर का, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं इसको, 4 ले लेते हैं। देखिए 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 के फैक्टर्स कितने हैं, तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास है, 4 का फैक्टर्स की बात करें तो 1 है, 2 है और 4 है, 3 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर होगा तो कंपोजिट होगा। 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। फैक्टर क्या होता है भाई, फैक्टर जिससे डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड किया जा सके। तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हुआ तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। ये सब सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। जो छोटा से छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, इस चीज को याद रखोगे, छोटा से छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, 4 होता है। चलो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ठीक है, जैसे कि एकदम सेम क्वेश्चन मैंने जो पहले बनाया पीछे बनाया था उसी टाइप का बनेगा। सपोज कि मैंने ले लिया 32। ठीक है, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 32 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो 32 का क्या हो जाएगा भाई, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ठीक है, 2 2 2 1, मैंने लिखता है इसको 2 1। तो क्या आ गया, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 टाइम्स 2, दैट इज 2 टू द पावर 5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिक है, इसको आप अलग तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर आप मल्टीपल प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसी तरह से कर पाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यही पैटर्न है।
ठीक है। अब ऑर्डर की क्या बात है देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझते हैं। मैं ले लेता हूँ सपोज 96 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 96। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम फाइंड करें 96 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो ये चीज आपके पास आ जाएगा। तो मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 2 4 जाए, 2 8 जा 16, 2 24 जा, 2 12, 2 6 और 2 3, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 आ गया कितने बार, 2 आ गया 4 बार। ठीक है, 96 कैन बी रिटन एज, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पे शायद ना दिखे, यहाँ पे लिखता हूँ। 96 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 2 4 बार मैं लिख सकता हूँ, और 3 का पावर 1, 3 एक बार है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर कहने का मतलब यह था कि ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है मतलब हम 3 को पहले लिख दें, 2 का पावर 4 लिखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट में। ऐसा करने से रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर आप किस तरह से ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, डेफिनेशन एग्जाम में आया हुआ है कई बार। इस चीज को आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें वही उसी तरह से है जिस तरह से आप अर्लियर क्लासेस में पढ़े थे। ठीक है, कैसे उसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स उसका जितने भी होंगे सब फाइंड कर लोगे। इसके बाद एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, आप देखो इसको हम देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको क्या हमने लिखा है, इस चीज को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, चलो मैं ले लिया 36 एंड मैं इसको ले लेता हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया। ठीक है, तो इसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1, ये हमारा 36 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग फैक्टर्स को निकाल लिए। और 90 का अगर हम निकालना चाहें तो 2 4 5, 3 15, 3 5 और 5 1। ठीक है, तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइज फाइंड कर लिया सबका। इसके प्राइम फैक्टर्स इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। मैंने लिखा 36, तो 36 को क्या लिखेंगे, 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 90 को कैसे लिखेंगे भाई, तो 90 कैन बी रिटन एज 90 कैन बी रिटन एज 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो, अब क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। देयरफॉर एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, ये हमें लिखा था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो एक बार इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिख लें, देखो ये पहले ऐसे समझ लेते हैं इसको। देखो अगर ऐसे आप एचसीएफ लिखना चाहो तो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब ये दोनों कॉमन हो गया, तो इसको एक बार लिख लो आप। इसमें क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है, एक 3 लिख लिया मैंने। और कोई कॉमन है, एक और 3 कॉमन है, इसको मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 3 6 6 3 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकलेगा हमारा, एलसीएम हमारा निकलेगा जो कॉमन है उसको पहले लिख लो आप, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लोगे, मतलब ये एचसीएफ हो गया।
एक बार कॉमन वाले को लिख लोगे और एक बार जो कॉमन नहीं गया वो सब सारे नंबर को भी आप लिख लोगे, जैसे कि ये 2 भी लिख लेना और ये 5 भी लिख लेना, मतलब 2 भी लिख लिया और 5 भी लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 3 18 2 36 और 5 कितना हो जाएगा 36 5 180। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा था कि ये स्मॉलेस्ट पावर और ये चीज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर, ये हमारा क्या है, इसको भी और समझते हैं। ठीक है, इसको हमने लिखा था, ये देखिए, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं इस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूँ, अगर मैं 36 को अगर मैंने लिखा है इसको, दिस आल्सो कैन बी रिटन एज 2 into 3 का पावर, मैंने 2 पावर 2 and 3 पावर 2, और 90 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन जो जाएगा उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो कॉमन क्या है, जैसे 2 और 2 है यहाँ पे, तो 2 में तो 2 पावर, यहाँ पे 2 पावर 1 पावर है, तो जो कम होगा, ठीक है, उसको लेना है। क्यों, क्योंकि जो कम होता है वही दोनों में कॉमन होता है। बाकी दो, यहाँ तो 2 बार 2 है, यहाँ पे 1 बार 2 है, तो कॉमन क्या होगा, दो एक ही बार कॉमन है ना। तो जो इसका लिस्ट पावर होगा, कम पावर होगा, वो लेंगे। तो 2 का पावर 1 यहाँ पे कम है, तो वो ले लिया। 3 का पावर देखते हैं, 3 3 दोनों में पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। 5 तो कॉमन है ही नहीं दोनों में, यही एचसीएफ होगा इसका, क्या ये वापस वही आ जाएगा 18। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या था, एलसीएम हमारा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 1 था, तो ठीक है, तो 2 का पावर जो ग्रेटेस्ट है वो लेंगे एलसीएम, 2 का पावर 2 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 का पावर 2 ही है, ग्रेटेस्ट का स्मॉलेस्ट यही है दोनों। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है, नहीं है यहाँ पे, इसमें 5 नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसी में तो है, जो भी रहेगा वो आप ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा ये एलसीएम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। इच प्राइम, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इच प्राइम फैक्टर का लिखा है, प्रत्येक प्राइम फैक्टर का आपको हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पे 2 2 कॉमन था, 2 का हाईएस्ट पावर 2 ले लिया, 3 3 कॉमन था, 3 का हाईएस्ट पावर 2 ले लिया, और 5 5 नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का हाईएस्ट पावर 1 था तो ले लिया, अगर 2 होता तो 2 ले लेते। इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे। ये सिंपल सिंप्लीफाइड मेथड है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये चीज आप पावर कॉमन लेके भी कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं एक तो समझने के लिए, देखते हैं कैसे बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छे से आप इसको रिवाइज करो। आपने अगर नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ take number suppose 40 and 90. Okay, so let us find HCF and LCM। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे आप, 40 का अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे आप, तो क्या फैक्टर्स आएंगे आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइज आप करके चेक कर लोगे तो आ जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। इसके बाद 90 का अगर फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 into 3 into 3 into 5, है ना, 2 3 6 3 18 18 5 90। तो आपके पास क्या आएगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो एचसीएफ क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन हमारे पास 2 दिख रहा है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, 2 का पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे और कॉमन है क्या, 5 कॉमन है, हाँ है, तो 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट सब एक ही है, 1 है। अब कोई और कॉमन नहीं है तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। बिना कॉमन का एचसीएफ में कोई जगह नहीं है, तो 2 और 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम में क्या है, हमारे पास कॉमन का कोई रूल नहीं है, आप सिर्फ प्रत्येक प्राइम फैक्टर का, ईच प्राइम फैक्टर कॉमन हो या ना हो, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। यहाँ देखिए 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या था, 3 था, तो 2 का पावर 3 इंटू, यहाँ पे 5 का पावर कॉमन था, 5 का पावर 1 आ जाएगा, इंटू, आप बताओ 3 कॉमन रहे या ना रहे, ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो सेम हो जाएगा। 2 2 4 2 8 8 5 40। ठीक है, 2 2 4 2 8 8 5 40 40 और 3 3 9, 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बिना आप इसको
और इतना मेहनत किए हुए जो कॉमन जाता है उसको लिख लो आप, और ना जैसे पहले बनाया था उस चीज को आप कर सकते हो। पीछे ओवरलैप हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझो, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसी में अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं, जो जो कॉमन है उसको लिख दो, एचसीएफ हो जाएगा, जो जो नहीं है कॉमन वो मतलब कॉमन है वो भी और ना है कॉमन उसको भी लिख दो, वो एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उस चीज को देखिए, एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं। वीडियो कभी कभी रुक जाता है, जैसे पीछे रुक गया था मैंने देखा। हाँ यस, ये तो चल रहा है हमारा वीडियो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि क्या चीज है ये रैशनल इरेशनल क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसी चीज को यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में लिखा है, इस चीज को आप समझिए। तो क्या है rational number, a number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as rational number, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही चीज मैंने कहा कि p by q के फॉर्म में रहेगा, इस तरह से रहेगा, 6/8 लिख सकते हैं आप, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता तो वही आ जाता, 2 3 जा 6 4 जा 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। माइनस में लिख सकते हैं आप -1/2, 0/2, है ना, 3/4, ये सब सारे नंबर जो होंगे वो रैशनल नंबर होगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इंटीजर भी इंटीजर ही होगा, मतलब इंटीजर कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा और जीरो होगा, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, जब भी जीरो होगा न्यूमरेटर में जीरो होगा, है ना। दैट लाइक दैट वी कैन एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए इरेशनल नंबर, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें इरेशनल नंबर नहीं दिया हुआ, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या है भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर कहने का मतलब अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are co-primes, है ना, integers with common factor 1, integers with common factor 1 and q is not equal to 0 is known as a standard form of a rational number। कहने का मतलब यह हुआ भाई कि रैशनल नंबर, देखो ऊपर जो मैंने लिखा था यहाँ पे मैंने 6/8 लिखा था, 6/8 भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, मतलब इसका और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम्स उसी को कहते हैं, को प्राइम्स उसी को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावे कुछ नहीं हो, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/2 इसका नहीं काटा जा सकता, 2/3 इसको आप और नहीं काट सकते हैं, 3/4 देखो ये नहीं कटेगा, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/5 ये देखो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, इसको नहीं काटा जा सकता। तो ये सब सारे क्या हो गए हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सब सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और साथ ही साथ एक चीज और देख लो, अगर नेगेटिव नंबर रहता सपोज 1/-2, ठीक है, तो ये इसको हम नेगेटिव नीचे नहीं रखेंगे, ये किसके बराबर है, -1/2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कि रहता -3/-4, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको आप काट के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास नंबर रहते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर होता है। कहने का मतलब यह हुआ, आप समझिए कि रैशनल नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ना हो, न्यूमरेटर में हो, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास, a number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे 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 फॉर एग्जांपल रूट टू का वैल्यू निकालोगे तो 1.414 लाइक दैट, इस तरह ऐसा चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये चीज आप दिमाग में बैठा लोगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब ये चलते रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और चलते रहेगा, और ऐसा चलेगा कि ये रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन रिपीटिंग मतलब चलेगा, आओ खाओ चलेगा, मतलब किसी को जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार से आएगा। जैसे देखो, जैसे 0.1, है ना, 2 1 2 2 1 2 2 2 2 है ना, इस तरह से चल रहा है, इरेगुलर पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पे एक बार दो आया, 2 बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, 4 बार 2 आ गया, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ये इरेशनल नंबर ये के कैटेगरी में है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। वैसे सारे रूट में नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, मतलब पॉसिबल ना हो ऐसा नहीं कह सकते, मतलब डेसिमल में आए,
ठीक है, पूरा डेसिमल में आएगा। ये सब सारे रैशनल नंबर, ये सब सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये सब सारे नंबर इरेशनल होते हैं। पाई हमारा इरेशनल है, पाई हमारा इरेशनल है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि पाई बराबर 22/7 ये हमारा रैशनल है, ये हमारा रैशनल है। पाई बराबर 22/7 ये हमारा रैशनल है। अगर इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है तो रैशनल है, लेकिन पाई का और अदर वैल्यू जो डेसिमल में लेते हैं वो हमारा इरेशनल है। ठीक है, इस तरह से ये चीज होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ भी आए, जो रिपीट नहीं करे, इरेगुलर शेप में आए, है ना, ये कुछ भी आ जाए, यहाँ 0.5 आ गया, ऐसे आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे रिपीट एक के बार में हो गया, 3 बार में रिपीट हो गया, है ना, यहाँ 1 बार में रिपीट, 2 बार में रिपीट हो गया, लाइक दैट, इस तरह से जो नंबर चलेगा सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग तो नहीं होता और ना ही रिपीट करता है। ठीक है, ये सब सारे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, इसको नोट कर लोगे, इसको समझ लो अच्छे से, इसको फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इफ p be a prime number and p divides a square, if p be a prime number and p divides a square, then p divides a also, p divides a also, मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो, और p एक प्राइम नंबर है तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है। देखो द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर, देखो इसको पहले समझ लेते हैं, एक तरह समझ लेते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं क्या है, ये क्या था, हमने क्या दिया था, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, क्या है ये एक्चुअली। ये है हमारे पास, अगर p कोई प्राइम नंबर है, चलो प्राइम नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब किसी का स्क्वायर, ऐसा नंबर कंसीडर करो जो किसी का स्क्वायर है, उसको 3 डिवाइड करता हो, तो 9 को डिवाइड करता हूँ, 3 का स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 9 को डिवाइड करता है ना, 9 को डिवाइड करता है, जो किसका स्क्वायर है भाई, तो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देन 3 डिवाइड्स 3 ऑल्सो। ठीक है, जिसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो दूसरा फिर से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर 5 डिवाइड कर रहा है किसी के स्क्वायर को, कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर इसको डिवाइड करता है, तो हम ले लेते हैं, चलो 5 डिवाइड करता है 625 को डिवाइड करता है ना, जो कि किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। इफ 5 डिवाइड्स 625 देन 5 डिवाइड्स 25 ऑल्सो, 5 डिवाइड्स 25 ऑल्सो, मतलब जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही मैंने लिखा, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां पे पी एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर के केस में इंक्लूड है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब सारे केसेस में ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरा, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, आप किसी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप लेते हो, अगर आप एक रैशनल नंबर, है ना, और एक रैशनल, और उसमें अगर आप किसी इरेशनल को अगर जोड़ते हो या माइनस करते हो, लेकिन देखो दोनों मैंने साइन ले लिया, या जोड़ते हो या माइनस करते हो, तो आप हमेशा एक इरेशनल नंबर पाएंगे, आपको हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 ले लिया प्लस माइनस √2 कर लो, देखो तो क्या आएगा आपके पास, ये हमारे 3 प्लस √2 आएगा या 3 माइनस √2 आएगा, ये हमेशा, ये आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो आप एक रैशनल में इरेशनल को जोड़ो या घटाओ, आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, मतलब आप एक नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके बाकी आप अगर एक रैशनल को, एक रैशनल और एक इरेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। मतलब क्या मैंने कहा कि रैशनल और इरेशनल दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजों को प्लस माइनस करोगे तभी इरेशनल आएगा, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट रैशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 3 को अगर √2 से गुना करते हो तो 3√2 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये चीज, ये 2-3 प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखोगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। कैसे हम लोग इस चैप्टर में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 √3 है ना √5, इसको प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, इस चीज को हम लोग को देखना है, इसको प्रूफ करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकता है कि 5 + √2 है ना, या 3 -
√5 लाइक दैट, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। इसको प्रूफ करना है, कैसे ये नंबर इरेशनल होते हैं उसको प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज का प्रूफ एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। बेसिक मैथ्स में आपका 3 नंबर का पूछा जाता है और स्टैंडर्ड मैथ्स में लगभग 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये देखो साइड में वीडियो आ रहा होगा, इस वीडियो को क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, इसको देखिए आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं और आप इसको प्रूफ करोगे। यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और भी अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, उस क्वेश्चन को आप देखोगे, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए। मैं क्लास 10 के 2024-25 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे जो आने का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैनल में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।